हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 भूगोल का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है हमारा राज्य बिहार। और ये चैप्टर 8 है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा राज्य बिहार। इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही अपलोडेड है, उसको जा करके पहले देख लीजिएगा। तो जो जितनी भी बातें हैं जो हमने वीडियो 1 में पढ़ा था इस चैप्टर का, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो दूसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। और पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पहले देखा था कि बिहार जो है वो भारत के मैप पे कहाँ पे होता है, कहाँ पे है, और इसके पड़ोसी जो क्षेत्र हैं, जैसे राज्य हो गया, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। एक एक मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री भी बिहार से मैच करता है, और वो है नेपाल का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ के जलवायु के बारे में पढ़ा था, और मौसमों के बारे में जाना था, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जाना था। और साथ ही साथ ये भी देखा था कि बिहार और उत्तरी बिहार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे हमेशा लगभग 4 महीने तक जो है वो बाढ़ का खतरा बना हुआ रहता है, और मतलब बाढ़ आते रहता है, ठीक है, उस समय। तो वहाँ के रहने वाले लोगों की क्या समस्या हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हमें पढ़ना है टाल क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? टाल क्षेत्र के बारे में। अब हम समझेंगे कि टाल क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ठीक है। और वहाँ के एक गाँव के बारे में एक कहानी समझेंगे, मतलब एक घटना है उसके बारे में समझेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं टाल क्षेत्र के बारे में, वो सब के सब क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या करा है बच्चों कि पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बड़हिया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक? तो पटना से पूरब, ठीक है, हमारा जो राजधानी है बिहार का पटना, वहाँ से अगर पूरब में जाइएगा तो एक बड़ा हिस्सा है जो कहाँ से कहाँ तक है, तो फतुहा से बड़हिया मोकामा तक वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, टाल क्षेत्र कहलाता है। अब टाल क्षेत्र क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ की, अब देखो क्या करा है कि वहाँ जरा वहाँ की कहानी भी उन्हीं लोगों से सुने, यानी कि यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, यहाँ की कहानी यहीं के लोगों से सुनते हैं। अब क्या करा है कि बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता है। हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी जो है वो कुछ इस प्रकार से बिहार में आगे बढ़ती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार का ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, उत्तरी बिहार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उत्तरी बिहार। अगर हम बिहार का मैप ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार का बिहार का क्या है, अपना मैप है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का आपको मोटा मोटी अगर देखिएगा तो इस प्रकार का बिहार का मैप आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ से ऐसे होते हुए गंगा नदी जो है वो इस प्रकार से निकलती है, ठीक है। अब देखो ये बीच में तो गंगा नदी निकल गई, अब इसका उत्तर वाला जो पार्ट है ये उत्तरी बिहार कहलाता है, और इसका निचला जो पार्ट होता है वो दक्षिणी बिहार कहलाता है। तो दक्षिणी बिहार के कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पानी ला करके यहीं पे छोड़ जाती है, और ये जो पानी है वो गंगा नदी में नहीं मिल पाता है। इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र, यहाँ पे पानी जम जाता है, ठीक है। और इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं बच्चों? टाल क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाल क्षेत्र। अब इस यहाँ का जो पानी है का बड़ा हिस्सा जो गंगा नदी में नहीं समा पाता है, यानी पूरे इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है, और एक बड़ा ताल सा दृश्य उपस्थित करता है। और रेलगाड़ी से अगर आप पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दिखाई दृश्य देता है, ठीक है। और बीच से अगर रेलगाड़ी क्या होता है, गुजरती है, एक छोटे स्टेशन पर उतरकर जब वहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि चारों ओर पानी भरा है, धान फसल नहीं रोपेंगे तो फिर क्या, कैसे खाएंगे? तो यहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम रामधनी है, तो ये क्या बोलते हैं कि यही नाम था उस आदमी का जिसने जवाब दिया था। अब वो आदमी क्या था, क्या बोला था कि लगता है इस बार क्या है कि लगता है आप पहली बार इधर आए हैं। मतलब एक व्यक्ति था जो जा रहा था कहाँ पे, पटना से लखीसराय। तो इस वाले एरिया में एक छोटा सा स्टेशन था, वहाँ पे उतर के एक व्यक्ति से ये पूछते हैं क्या कि आपके चारों तरफ तो क्या है, पानी भरा हुआ है, तो आप लोग धान की फसल रोपिएगा कि नहीं रोपिएगा, कैसे खाइएगा? तो वो व्यक्ति बोला कि लगता है आप यहाँ पहली बार आए हैं। अब क्यों पहली बार आए हैं? क्योंकि ये बोले कि अरे यह ताल क्षेत्र है। वो क्या बताता है कि अरे यह ताल क्षेत्र है, इस ताल में किसी का घर नहीं होता, हम खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और ज़मीन दलदली होती है, तब हम इन्हें दलहन और रबी की फसलें बो देते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने क्या किया था, खरीफ फसल का एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था। लेकिन उसमें आप लोगों ने मक्का को बोला था, तो जो मक्का होता है ना वो खरीफ फसल नहीं है बल्कि रबी फसल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए
आप लोगों ने जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए क्या करा है कि क्या 3-4 महीने पानी भरे रहने पर खेतों में मेड़ बचते हैं। अब जो व्यक्ति जो पूछ रहा था, वहाँ के लोगों, जो ताल क्षेत्र के रहने वाले जो लोग थे, उनसे जो ये व्यक्ति पूछ रहा था, तो वो बोला कि अच्छा ये बताइए 3-4 महीने आपके खेतों में तो पानी भरा रहता है, तो वहाँ का जो मेड़, मेड़ क्या होता है, एक खेतों का जो किनारे वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं, आड़ी भी जिसको बोलते हैं। मतलब जो ये डिमार्केट करता है, जो ये बताता है कि इस खेत का जो हिस्सा है वो इतना है, और इसके चारों तरफ क्या बना हुआ होता है, मेड़ बना हुआ होता है। सभी खेतों में जाइएगा अगर खेत में, तो देखिएगा कि ऐसे ऐसे मेड़ बना हुआ है। तो ये बोल रहा है कि जब इतना दिनों तक पानी भरा हुआ रहता है तो क्या यहाँ के मेड़ बचे हुए रहते हैं। यह सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, मेड़, हमारे इन खेतों में मेड़ ही नहीं होते, फिर भला फसलों की रुपाई या कटाई कैसे करते होगे। तो वह बताने लगा कि पानी भरे रहने से मेड़ समाप्त हो जाते हैं। हम अपने अपने खेतों की बुआई अंदाज से कर लेते हैं और इनमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूं आदि फसल क्या करते हैं, ये लोग बोते हैं। और फसल तैयार होने पर अपने जमीन के कागजात में अंकित लंबाई चौड़ाई को देखकर फसल काट लेते हैं। और क्या करा है कि सभी ऐसा ही करते हैं। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की जबरदस्त फसल होती है। उसने यह भी बताया कि इधर दाल छांटने वाली कई मिलें हैं और पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा होता है। यह दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है, और कोई इलाका सब्जियों के उत्पादन के अनुकूल है। तो यहाँ पटना के निकट जो दियारा और जल्ला क्षेत्र है, यहाँ पता कीजिए ऐसा क्यों होता है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो टाल क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है कि रबी फसल की उपजाऊ, मतलब रबी फसल का उत्पादन होता है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दलहन हो गया, तीसी हो गया, तिलहन हो गया, इन सारी चीज़ों का ज़बरदस्त तरीके से जो पटना से आगे जो फतुहा और मोकामा वाला जो क्षेत्र है, जिसको टाल क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त फसल होता है रबी का। ठीक है, आगे अब हमें देखना है जाड़े का मौसम। ठीक है, तो देखो क्या करें कि जब जाड़े की बात करें तो गुरुजी बात शुरू करते, इससे पहले ही संजय बोल पड़ा, जाड़े में ठंडक पड़ती है, मेरी माँ रजाई और कंबल ओढ़ने के लिए निकाल लेती है, लोग लकड़ी जलाकर अलाव तापते हैं। माँ कहती है कि इन दिनों खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती। दादाजी तो गर्म पानी ही पीते हैं और गरम गरम चाय सबको भाती है, और ऊन की बिक्री बढ़ जाती है। ठंड से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, मफलर बांधते हैं। तो राजू ने टोका और कहा, हाँ सर, अपने प्रधान सर भी इन दिनों टोपी पहन करके आते हैं और सबको कान ढकने के लिए कहते हैं। अब देखो क्या करें कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता है। गुरुजी पूछे क्या चाहिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि जो ठंड का मौसम है वो कितने दिनों तक चलता है। अब सब चुप हो गए। मुस्कुराते हुए गुरुजी बोले, दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा तक इन दिनों तापमान कम हो जाता है। क्या होता है कि इन दिनों तापमान कम हो जाता है, और दिसंबर से जनवरी महीने में शीतलहर चलती है, और शीतलहरी में जो तापमान होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला आता है। तो हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जितना डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा उतना गर्मी, और जितना डिग्री सेल्सियस कम होगा उतना ठंडा होगा। ठीक है, तो ठंड के मौसम में जो टेम्परेचर है वो कितना आ जाता है बच्चों, तो 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। प्रायः दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बिहार की जलवायु के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से मौसम होते हैं। गर्मी का मौसम कब से कब तक है, बरसात का मौसम कब से कब तक है, और ये भी देख लिया कि जाड़े का मौसम कब से कब तक है। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या पढ़ना है, कृषि व्यवसाय के बारे में, कि यहाँ के बिहार के जो लोग हैं वो कृषि किस प्रकार से करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों तुम अगर गांव में रहते हो तो सुबह सुबह देखते होगे कि परिवार के लोग खेत और खलिहान में काम करने जाते हैं। वे कई प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं और गाँव में यही प्रमुख व्यवसाय है। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। धान से ही चावल प्राप्त होता है और यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न भी है। प्रमुख खाद्यान्न कहने का मतलब क्या है कि ऐसा भोजन जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, खाया जाता है, यानी कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा फसल खाते हैं, तो चावल खाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रमुख खाद्यान्न क्या हो गया, चावल हो गया। और फिर क्या करेंगे, फिर गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन की भी खेती होती है। और ये सभी फसल अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्रों में गन्ना तथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में जूट की खेती होती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि धान की, गेहूं की, मक्का, दलहन, तिलहन की तो फसल की उत्पादन तो होती ही होती है, साथ ही साथ और भी कुछ फसलें हैं। जैसे अगर बात की जाए, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इन जिलों में क्या होता है, तंबाकू की खेती होती है। किस चीज़ की खेती होती है बच्चों, तंबाकू की। वही अगर बात करें छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे गन्ना की खेती जो है वो प्रमुख रूप से होती है।
होती है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें पूर्णिया हो गया और कटिहार हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज हो गया, इन जिलों में जूट की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है और इन फसलों को कारखाने में ले जाया जाता है। और तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी, गन्ना से चीनी और गुड़ एवं जूट से पाट के सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें पढ़ना है बिहार के वन के बारे में। ये तो हमने देख लिया कृषि के बारे में कि यहाँ की कृषि व्यवस्था की क्या हालचाल है, मतलब यहाँ के जो रहने वाले किसान हैं वो कौन कौन से फसलों का उत्पादन करते हैं। अब बच्चों हमें पढ़ना है वन। वन वन मतलब क्या होता है? जहाँ पे जंगल हो, ठीक है, पेड़ पौधे बहुत बड़ी मात्रा में हो, उसको क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। तो देखो क्या कर रहा है कि बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। अब 6.4% भूभाग कहने का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो बच्चों, क्या है कि अगर हम बिहार का मैप ड्रॉ करें, ठीक है, ये बिहार है हमारा, तो अगर बिहार का जो हमारा मैप है, तो ये तो गंगा नदी हो गई, तो बिहार का जितना भी एरिया है, अगर इसको 100 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये बिहार का जितना भी एरिया है, अगर हम इसको 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो उसका 6.5% पे ही, कितना? 6.4% पर ही क्या है? वन है। मतलब अगर ये इतना हिस्सा, अगर 6.4 इतना हिस्सा आता है, तो इतने हिस्से पे वन है, ऐसा कहने का मतलब है। समझ में आया कि मतलब अगर पूरे हिस्से को 100 मान लेते हैं, तो इसका 6.4 भाग पे ही क्या है? वन है। इतने भूभाग पर क्या है? वन है। और उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। और ज़्यादातर जो जंगल है वो कहाँ पे मिलता है? तो उत्तर पश्चिम वाला जो तराई क्षेत्र है, इस वाले हिस्से में मिलता है। कहाँ पे मिलता है बच्चों? ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन मिलता है। अररिया और पूर्णिया जिलों में कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। मतलब एक होता है सघन और दूसरा होता है विरल। सघन कहने का मतलब क्या है? घना, मतलब बहुत ज़्यादा डीप, एकदम घना है, पेड़ पौधे एकदम नज़दीक नज़दीक हैं, तो वैसे वन को क्या बोलते हैं? सघन वन। और वैसे वन जहाँ पे पेड़ पौधे थोड़ा दूरी पे होते हैं, वैसे वन को क्या बोलते हैं? विरल वन बोलते हैं। तो ये जो विरल वन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अररिया और पूर्णिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे विरल वन पाए जाते हैं। और जमुई एवं बांका जिलों के कुछ भी हिस्सों में जंगल पाए जाते हैं। और गया तथा नवादा जिलों में भी झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्सों में वन से आच्छादित है। यानी कि आप देखिएगा तो कुछ हिस्सा यहाँ हो गया, कुछ गया और इधर वाला, और साथ ही साथ कुछ नवादा और झारखंड से सटा वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको वन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। राजगीर की पहाड़ियाँ तथा कैमूर पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन है। तो सघन वन और विरल वन क्या होता है, ये भी हमने आपको बता दिया बच्चों। अब देखो हमें क्या पढ़ना है बच्चों? तंबाकू के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तंबाकू। अब ये तंबाकू का मतलब क्या हुआ? देखो, हमने अक्सर कई लोगों को तंबाकू खाते देखा है। क्या तुमने किसी की तंबाकू की दुकान पर सर ऐसा तंबाकू का बोर्ड देखा है? इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? क्या कभी सोचा है? गुरुजी, यह जो है बातें चौंकाने वाली थी। सचमुच ऐसा बोर्ड तो तंबाकू की दुकानों में दिखता है। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तंबाकू बेचने वाले नारायण लाल को बुलाता हूँ। दूसरे दिन गुरुजी के साथ नारायण लाल आया और सर ऐसा तंबाकू की जानकारी दी। नारायण लाल ने क्या बताया? नारायण लाल क्या था? तंबाकू बेचता था। क्या करता था? तंबाकू बेचने वाला दुकानदार। तो ये क्या बताता है कि उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। और यह किसी खास गांव का नाम न होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का ही नाम है। तो सरैसा अगर बोलते हैं, अगर हम बोले सरैसा, तो सरैसा बोलने का मतलब क्या है कि वैसा एरिया जहाँ पे किस चीज़ का उत्पादन होता है? तंबाकू का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है बच्चों? तंबाकू का उत्पादन होता है। तो वैसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सरैसा बोलते हैं। और क्या करें कि इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। और यहाँ के किसानों की खेती बाड़ी का अर्थ खेतों को खूब साफ कर तंबाकू के पौधे को लगाना और उसके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथों बेच देना होता है। और हमारे जैसे कई छोटे दुकानदार भी अर्थोपार्जन का साधन यही तंबाकू की बिक्री है। यानी कि नारायण लाल क्या बताता है कि इस हिस्से में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? तंबाकू की खेती करते हैं और उसके पत्तों को सुखाते हैं और फिर बेच देते हैं, ठीक है, व्यापारियों के हाथों। अब क्या करें कि यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त होती है और एक सिद्ध में एक हाथ की दूरी पर चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। और शुरुआत के 1 सप्ताह तक धूप से बचाने के लिए दिन में पौधों को केले के पत्ते या टोकरी से ढक देते हैं। क्यारियों में क्या करता है कि खरपतवार एवं ढेले बिल्कुल नहीं रहते हैं और तंबाकू के पौधे जो होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं और बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़कर उन्हें भिगा कर धीरे धीरे सुखाते हैं और पत्तों को लपेट कर रखे जाते हैं। और चूंकि सरैसा इलाके में तंबाकू काफ़ी कड़कदार होती है, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरैसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं कि सरैसा का तंबाकू देना, मतलब ये इससे क्या पता चलता है कि वहाँ का तंबाकू बहुत अच्छा होता है। ये कहने का मतलब है कड़कदार होता है, मतलब ज़्यादा नशीला होता है, ज़्यादा नशा वाला होता है, ठीक है। अब देखो हमें पढ़ना है मीठी चीनी कहाँ से आती है। मीठी चीनी का मतलब क्या है?
गुरु गुड़ और चेला चीनी, यह मुहावरा हम रोजाना सामान्य बातचीत में कहते सुनते हैं, मगर क्या कभी सोचा है कि गुड़ और चीनी कहाँ से आती है? तो गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज या पश्चिम चंपारण पहुंचना होता है। गुरुजी ने कहा तो सभी बच्चे सतर्क होकर बैठ गए और एकदम सन्नाटा छा गया। तो गुरुजी कहने लगे, मैं वहाँ एक काम के सिलसिले में गया था। वहाँ नेपाल की पहाड़ियों का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश आज चला आता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त होता है। मैंने देखा कि सैकड़ों ट्रैक्टर पर गन्ने लदे हुए और वे चीनी मिलों की ओर जा रही है। चीनी मिलों में किसान गन्ने को बेच देते हैं। तभी मनोज बोला, मेरे नाना जी बड़े किसान है, वे अकेले 100-125 ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं। और क्या करे कि फिर इन्हीं गन्नों के रस से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। यही सच है ना गुरुजी? तो क्या बोलता है गुरुजी? बोलते हैं बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये चीनी मिल है। क्या है बच्चों? ये चीनी मिल का पिक्चर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर पे क्या लदा हुआ है? गन्ना लदा हुआ है, ऊख जिसको बोलते हैं या फिर ईख भी बोलते हैं। ठीक है, और यही ले जाकर के यहाँ पे बेचा जाता है। इसके रस से चीनी और गुड़ दोनों बनाया जाता है। अगर आप गाँव में रहते तो आप देखे होंगे कि गन्ने से गुड़ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि बिल्कुल ठीक, चूंकि किसान के गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार रहती है और उन्हें नकद पैसा भी दे देती है, इसलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। और किसान भी गन्ने की फसल एक ही खेत में 2-3 बार लगातार उपजाकर नकदी प्राप्त कर लेते हैं। चीनी मिलें उन गन्नों से क्या करते हैं? रस निकालकर चीनी बनाती है और फिर यही चीनी बोरों में भरकर बाजार पहुंचाती है। छोटे किसान गन्नों की पेराई खलिहानों में ही करके तैयार करके और रस से गुड़ बना लेते हैं। इन्हीं गुड़ों को भी बिक्री सहज ढंग से हो जाती है। और गुरुजी आगे और क्या बताते हैं? गुरुजी बताते हैं कि वहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर लोगों को इन चीनी मिलों में रोजगार मिला हुआ है। स्थानीय लोग गन्ने को ढोने के लिए ट्रैक्टर खरीदकर किराए पर देते हैं और गन्ना के उत्पादन से किसानों के अलावा कई जो लोग हैं उनको रोजगार भी उपलब्ध होता है। मतलब अगर आप चीनी मिल लगा हुआ है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। जैसे उसमें वर्कर काम करते हैं तो उन लोगों को भी, मतलब लोकल लोग क्या करते हैं? काम जा करके करते हैं। साथ ही साथ जब गन्ने की ढुलाई होगी तो ट्रैक्टर से होगी, तो ट्रैक्टर चलाने वाले के लिए भी रोजगार मिलेगा। तो एक तरीके से देखें कि जहाँ पे मिल ये इस्टेब्लिश होता है वहाँ के लोगों को क्या मिलता है? रोजगार उपलब्ध होता है। तभी मंजू बोली उठी, हाँ मेरे मौसी का घर सारण जिले में और वहाँ चीनी मिलें भी है और चॉकलेट भी बनती है। तब क्या करें कि जब वो आती है तब गुड़ और ढेलियाँ ढेर सारे चॉकलेट लाती है। तो गुरु जी बोले, वैसे आपकी बोली भी गुड़ जैसी मीठी है, चलिए टिफिन का समय हो गया है और हाँ चलो सब क्या करते हैं, चलते हैं। तो ये जो बातें थी वो गुड़ और चीनी के बारे में था। अब देखो हमें क्या पढ़ना है बच्चों? वन्य प्राणी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? वन्य प्राणी, मतलब वनों में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में पढ़ लेते। तो देखो क्या करें कि बच्चों के आप जानते हैं कि बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं। जैसे बाघ हो गया, भालू हो गया, हिरन हो गया, बारहसिंघा हो गया, नीलगाय हो गया, हाथी हो गया। अनेक जानवर जो है वो जंगल में मंगल मनाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ है यहाँ पे बच्चों कि जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। आज भी पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। यहाँ पर बाघ के अतिरिक्त जंगली सुअर, भालू, हिरन भी बहुलता से मिलते हैं। और वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य के अतिरिक्त रोहतास जिले के कैमूर जो अभ्यारण्य है और नालंदा जिले का राजगीर अभ्यारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित जो भीम बांध अभ्यारण्य है, इसके गर्भ जल के सोते किसी का भी मन मोह सकते हैं। और बात करें अगर गंगा और सोन नदी के दियारे में उगी लंबी लंबी घासों के बीच नीलगायों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। यहाँ सांप की विभिन्न प्रजातियां मिलती है और गेहूं जिसको कोबरा बोलते हैं, करैट हो गया, धामिन हो गया इत्यादि मुख्य रूप से मिलते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो जंगली जीव हैं वो देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार अगर बात करें बेगूसराय जिले के काबर झील में जाड़े के मौसम में देसी और विदेशी पक्षियों का झुंड देखा जाता है। और पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान भी जंगली जानवरों को नजदीक से देखने का एक आकर्षक जगह है। जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन जो प्रवासी पक्षी है, मतलब साइबेरिया से एक पक्षी उड़ करके कहाँ पे आता है? दानापुर कैंट वाला जो एरिया है वहाँ के पेड़ पौधों पे आकर के अपना घर बनाता है कुछ समय के लिए और वहीं पे रहता है। ठीक है, जिसको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। और वो क्या कर रहा है कि भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं और पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ वॉच टावर बनाने का निर्णय किया ताकि लोग इन पक्षियों को सुविधाजनक ढंग से देख सके। ठीक है, तो ये हमने देख लिया वन्य जीव के बारे में। अब बच्चों हमें देखना है जनसंख्या के बारे में, यानी कि बिहार की जनसंख्या क्या है और बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, कैसे
लोग हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो क्या कर रहा है बच्चों कि क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष पे क्या होती है, जनगणना होती है। क्या होती है बच्चों, जनगणना। जनगणना को इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंसस, CENSUS, ठीक है। सेंसस, सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना होता है। क्या होता है बच्चों, जनगणना। तो यहाँ पे हर एक 10 वर्ष पे क्या होता है, देश में जनगणना होता है। और 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, लगभग 10,38,04,637 है। और बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही रहते हैं। तो अगर बात करें कि देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो वो हो गया उत्तर प्रदेश। कौन हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। पहला जो सबसे जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद कौन है, महाराष्ट्र। उसके बाद कौन है, महाराष्ट्र है। उसके बाद तीसरा नंबर पे क्या है, बिहार है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देश में सबसे बड़ा जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद महाराष्ट्र के, उसके बाद आता है बिहार का नंबर। तो तीसरे नंबर पे बिहार है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं, तो बिहार में जो अधिकतर लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, गाँव में रहते हैं। और यहाँ कोई बड़े नगर भी है, और यहाँ पे कई बड़े नगर भी हैं। और बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना सबसे बड़ा नगर है। और इस नगर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। तो पटना में कितने लोग रहते हैं, 20 लाख लोग रहते हैं। और बिहार की जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। इसका प्रभाव है कि वनों को काटकर लगातार खेत बनाया जा रहा है। गहन खेती करने से भी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक ही खेत से लगातार कई प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। और दूसरा, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि यह भूमि की भी उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगती है। होने का कारण एक महत्वपूर्ण कारण है। और शहरों की वृद्धि से परिवहन साधनों में भी क्या हुआ है, वृद्धि होती है। इन कारणों से प्रदूषण भी फैल रहा है। मतलब जितना ज़्यादा गाड़ी होगा, जितना ज़्यादा पेट्रोल का उपयोग होगा, उतने ज़्यादा क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। वही अगर बात करें, बिहार की जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक है। और फिर भी सभी पढ़े लिखे और स्वस्थ रहे, यही सबका सपना होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बच्चों बिहार के जितने, हमारा बिहार कैसा है, हमारे बिहार में कौन कौन से क्षेत्र कौन कौन से चीज़ों के लिए फेमस है, बिहार की वन की कैसे हैं, बिहार की जलवायु कैसी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप ये वीडियो देखने के लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।